एक लड़का बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, घर वाले भी उस पर नाज किया करते हैं। वो भी घर वालों से यही कहता है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, वो पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब ले लेता है और जॉब करने लगता है। फिर घर वालों को लगने लगता है क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के मात्र 9 महीने बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिरकार उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो उसे इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है भिंड और इसी का एक गोहद चौराहा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है कोट परसा। ये कोट परसा गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रघु सिंह बधौरिया, जिसकी पत्नी का नाम सुमन होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम अर्जुन होता है, छोटे वाले बेटे का नाम कर्ण होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। कर्ण पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। पढ़ लिख कर वो जॉब ले लेता है। अब घर वालों को लगने लगता है क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। शादी के लिए एक लड़की को देखा जाता है। लड़की का नाम राधा होता है, जो इटावा शहर की रहने वाली होती है। राधा के पिता का नाम महेंद्र सिंह होता है। फिर इनकी 9 मई 2022 को शादी कर दी जाती है और शादी के बाद बड़े ही हंसी खुशी तरीके से ये रहने लगते हैं। 11 फरवरी 2023 का वाक़या होता है, जब कर्ण अपने घर पर वापस आ रहा होता है और विजयवाड़ा से ग्वालियर की ट्रेन में बैठा होता है। अपने पिता के पास फ़ोन करता है कि पिताजी, मैं ग्वालियर स्टेशन पर उतरने वाला हूं और 2-2.5 घंटे के अंदर घर पर पहुंच जाऊंगा। पिता भी बड़ा खुश होता है कि आज हमारा बेटा ड्यूटी से घर आ रहा है। अब पिता इंतज़ार करने लगता है। 2-2.5 घंटे की जगह 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बेटे का कहीं अता पता नहीं लगता। उसके बाद 1 घंटे और इंतज़ार किया जाता है। अब पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने बड़े बेटे अर्जुन से कहता है कि तुम्हारा भाई फ़ोन कर रहा था, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। वो कहाँ चला गया, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अब पूरी रात भर उसका इंतज़ार किया जाता है। अगली ही सुबह 12 फरवरी 2023 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कर्ण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। पुलिस भी इनको आश्वासन देती है कि जल्द ही आपके बेटे को ढूंढ लिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली होते हैं। पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगता कि कर्ण आखिरकार गया तो गया कहाँ। पुलिस वाले पिता से पूछताछ करते हैं कि तुमने लास्ट बार कब बात की थी, तो पुलिस वालों को पिता बताता है कि मैंने लास्ट बात 11 फरवरी को की थी और उस समय मेरे बेटे ने कहा था कि 2 घंटे के अंदर मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसके बाद हमारे बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब पिता की तहरीर पर मामला तो दर्ज किया जाता है, लेकिन उसके बाद घर वालों के ऊपर ही कुछ पुलिस शक जताने लगती है, क्योंकि कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर कर्ण के मोबाइल की CDR निकाली जाती है। कर्ण की जो पत्नी होती है उसके मोबाइल की भी CDR निकाली जाती है। इधर राधा के मोबाइल की जब CDR निकाली जाती है तो उससे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। राधा एक नंबर जिस पर 12,975 बार कॉल कर चुकी है, मात्र 9 महीने के अंदर उसने इतनी बार कॉल की है। जब उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो वो नंबर किसी अनुराग चौहान के नाम पर होता है, जिसकी उम्र मात्र 22 साल होती है, जो चतुर्वेदी नगर का रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से अनुराग के घर का रुख करती है, अनुराग को अपनी गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। अनुराग से जब कर्ण के बारे में पूछताछ की जाती है तो अनुराग यही कहता है कि साहब, मैं किसी कर्ण को नहीं जानता। उसके बाद जब पुलिस राधा के मोबाइल की CDR रिपोर्ट उसके सामने रखती है और उसे जब जांच पड़ताल करती है तो कर्ण थोड़ी देर में ही टूट जाता है और वो सब कुछ रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। अनुराग बताता है कि साहब, आज से 4 साल पहले का वाक़या होता है। जो राधा होती है चतुर्वेदी नगर में ही रहने आ जाती है। ये अपनी मौसी रेखा के घर में रहा करती है और यहीं पर रहकर BA की पढ़ाई किया करती है। एक दिन इसे कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है,
है, मैं इसे ये उपलब्ध करा देता हूँ। वो पहला दिन होता है, उसके बाद हमारी नज़दीकियाँ, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है, हम एक दूसरे से प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। ऐसे ही प्यार करते करते हम एक दूसरे से मिला करते हैं। 4 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है और इन 4 सालों में ना तो राधा की मौसी को पता चलता है, ना ही मेरे घर वालों को पता चलता है। एक दिन मैं राधा के घर पर ही राधा से मिलने गया था। उस समय राधा की मौसी हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, जिसे देखकर राधा की मौसी रेखा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम दोनों को अलग करती है और रेखा जो अपनी बहन होती है उसके पास फ़ोन करती है और उसे सारा वाक़या बताती है। इधर जो रेखा की बहन होती है यानी राधा की माँ उसे अपने घर बुला लेती है। राधा को घर बुलाने के लिए उसके लिए लड़के की तलाश में लग जाती है, उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर पड़ोस में ही एक करण नाम के लड़के को देख लिया जाता है जिसकी उम्र 26 साल होती है। 9 मई 2022 को इनकी शादी तय कर दी जाती है। शादी से 3 दिन पहले जो राधा होती है अपने आशिक अनुराग के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी करण के साथ शादी नहीं करना चाहती, मैंने तुम्हें तन मन धन से पति मान लिया है। लेकिन यहाँ पर अनुराग जो होता है वो यही कहता है कि मैं जब तक जॉब नहीं लग जाता मैं शादी नहीं कर सकता, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे घर वाले मुझे ज़मीन से बेदखल कर देंगे। इधर राधा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो करण से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो अपने ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन करण को कभी भी अपने पति का दर्जा नहीं देती, कभी भी अपने मन से उसे पति नहीं मानती। तन जरूर उसके पास रहता है लेकिन मन से कभी भी उसे अपना पति स्वीकार नहीं करती। वो हर बार अनुराग से ही बातचीत किया करती है और लगभग 9 महीने के अंदर 12,975 बार उसके पास कॉल करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और 9 महीने के समय बीतने के बाद जो राधा होती है अनुराग के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पति को रास्ते से हटा दीजिए। फिर उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है और प्लान के तहत ही जो पति होता है उसका 14 फरवरी को जन्मदिन होता है और 8 फरवरी को पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, अब की बार जन्मदिन घर पर ही मनाया जाएगा। पति भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और 11 फरवरी 2023 को विजयवाड़ा से ग्वालियर की ट्रेन में बैठ जाता है। इधर जो पत्नी होती है अपने आशिक अनुराग को भी सब के बारे में बता देती है। जैसे ही ग्वालियर स्टेशन पर पति उतरता है वहाँ पर ही ये अनुराग चौहान मिल जाता है और अनुराग चौहान उसी बस में बैठ जाता है जिसमें पति बैठता है। वहाँ से आगे इन्हें थोड़ी दूर और जाना होता है। अब जो अनुराग होता है इधर करण से दोस्ती कर लेता है, वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, दोनों का एड्रेस सेम ही होता है। सेम एड्रेस बताने के बाद अनुराग करण से कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे दोस्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे भी वहीं पर जाना है, क्यों ना आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। एक दूसरे के ऊपर ये विश्वास करने लगते हैं। करण इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अनुराग के पहले से ही 2 दोस्त वहाँ पर होते हैं, एक का नाम किशन, दूसरे का नाम शैलेंद्र होता है। किशन गाड़ी चला रहा होता है और करण उसकी बगल में जाकर बैठ जाता है। पीछे शैलेंद्र और अनुराग चौहान बैठ जाते हैं। पीछे से एक दुपट्टा लेते हैं और दुपट्टे से करण के गले में लपेट देते हैं और तब तक उसे खींचते रहते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। फिर जंगल में एक जगह ले जाया जाता है, सुनसान जगह पर जाकर उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर डाला जाता है और उसे वहीं पर आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन वापस उस डेड बॉडी को आकर देखते हैं तो वो अधजली लाश वहाँ पर पड़ी होती है। अब अधजली लाश को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कहीं तुम फंस ना जाओ। फिर उस डेड बॉडी को एक बोरे के अंदर भरते हैं और बोरे के अंदर भरने के बाद उसे चंबल नदी के अंदर फेंक कर वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाते हैं। और आने के बाद ये सारा वाक़या राधा को बताया जाता है कि राधा, तुम्हारे पति का काम तमाम कर दिया गया है, अब तुम आराम से मेरे साथ में शादी कर सकती हो। राधा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। पुलिस ये सारा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी ये मामला सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक पत्नी इतने बड़े क्राइम को कैसे कर जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि हमारे समाज में इस तरह की पत्नियां भी हैं जो अपने अवैध संबंधों के चलते हुए ऐसे क्राइम को कर जाती हैं। अगर
अगर उसे उसी लड़के के साथ शादी करनी थी तो इस लड़के के साथ उसने शादी क्योंकि उसे इस लड़के के साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,